राजकीय महाविद्यालय मलसीसर जिला झुंझुनू के द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत व अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल की चर्चा आरंभ की थी। आज की इस YouTube क्लास में हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों की चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन का जो कैबिनेट है उसके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है और वो कौन कौन सी शक्तियाँ अपने पास रखता है, क्या पावर्स है उसकी। आज का ये जो लेक्चर है ये इसी के ऊपर आधारित है। क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, इसलिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल कैबिनेट के जो कार्य और शक्तियां हैं वो वैधानिक नहीं है, बल्कि परंपराओं का धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे मंत्रिमंडल के कार्य बढ़ते गए। अगर हम वैधानिक दृष्टि से देखें, कानूनन देखें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है वो सम्राट को परामर्श देने वाली एक समिति है। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो सम्राट सिर्फ नाम मात्र का है। सम्राट की समस्त शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होता गया वैसे वैसे राजतंत्र की शक्तियां क्षीण होती गई, राजा की पावर्स कम होती गई और मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ती गई। और आज जो मंत्रिमंडल की स्थिति है उसके बारे में हाल्डन समिति क्या बोलती है। हाल्डन समिति कहती है कि मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन तंत्र का मुख्य आधार है। ऐसा ही कुछ सर जॉन मैरियट बोलते हैं। सर जॉन मैरियट कहते हैं, मंत्रिमंडल एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। ऐसा ही कुछ ग्लैडस्टेन ने कहा है। ग्लैडस्टेन के शब्दों में मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। इन सब का तात्पर्य ये है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में वहाँ का जो कैबिनेट है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और शासन व्यवस्था की धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण शासन तंत्र के समस्त अंग चक्कर लगाते हैं और बीच में बैठा है ब्रिटिश मंत्रिमंडल। अब हम कार्यों की चर्चा करें तो मंत्रिमंडल का जो मुख्य कार्य है वो कार्यपालिका संबंधी कार्य होता है, यानी एग्जीक्यूटिव का काम होता है। व्यवस्थापिका यानी संसद कानूनों का निर्माण करती है और मंत्रिमंडल यानी कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है। तो मंत्रिमंडल के जो कार्यपालिका संबंधी कार्य है उनमें मुख्य कार्य है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि प्रशासन के जो विभिन्न विभाग हैं, विदेशों में जो दूसरे देशों के साथ संबंध है उनके संबंध में क्या नीति अपनाई जाएगी। अगर हम पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे म्योर के शब्दों में कहें तो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल ही राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा परिभाषित करता है और यह निश्चित करता है कि देश और विदेश में उत्पन्न प्रत्येक सामयिक समस्या को किस प्रकार हल किया जाएगा।
यानी देश की जो संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है और इसके साथ साथ जो विदेश नीति है उसका भी निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण होता है कैबिनेट का, चाहे वो मंत्रिपरिषद हो, चाहे वो स्थायी कार्यपालिका के रूप में नौकरशाही हो या विभिन्न प्रशासनिक अंग हो, कैबिनेट इनमें सबसे सर्वोच्च होता है। क्योंकि मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे वो वित्त विभाग हो, चाहे वो रक्षा विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो जन कल्याण से संबंधित कार्य हो, चाहे वो विद्युत विभाग हो। इनके जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल के अंग होते हैं और ये अपने अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं और अपने विभाग के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी अपने विभाग से संबंधित समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है वो कैबिनेट के ये सदस्य ही करते हैं। संसद में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर भी मंत्रिमंडल ही देता है। इस प्रकार चाहे वो संसद में जो कार्य है, चाहे प्रशासन में विभिन्न विभागों के जो कार्य है, उन सब का संचालन ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश कैबिनेट का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, वो है कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का कार्य है। जो कि समस्त विभाग हैं वो कैबिनेट के नियंत्रण में कार्य करते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल ही उन विभागों में समन्वय करता है। क्योंकि सरकार के विभिन्न विभाग हैं वो आपस में बंटे हुए होते हैं, लेकिन इस विभाजन के बावजूद भी अगर उनमें आंगिक एकता नहीं होगी तो शासन का संचालन सुचारू रूप से नहीं होगा। इसलिए विभिन्न विभागों में कोऑर्डिनेशन बनाना, उनमें समन्वय बनाना और कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करवाना ये मंत्रिमंडल का ही कार्य है। तो कानूनों का लागू करना, समस्त कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करना और विभिन्न विभागों में समन्वय करना, ये तो थे ब्रिटिश कैबिनेट के प्रमुख कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं। इसके अलावा ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्थापिका संबंधी भी अनेक कार्य करती है। अब हम उन कार्यों की चर्चा करते हैं जिनका संबंध व्यवस्थापिका से। देखिए, भारत की तरह ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ संबंध होता है। इसीलिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल का और वहाँ की पार्लियामेंट में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मंत्रिमंडल का निर्माण संसद के सदस्यों में से ही किया जाता है। संसद में जिस दल के पास बहुमत है उसी दल की सरकार बनती है। इसलिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई होती है संसदीय व्यवस्था में। यही कारण है कि जो व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य है कानून निर्माण करना, अधिनियमों का निर्माण करना, वो सारे कार्य, उन सब कार्यों का आरंभ ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। जो मंत्री हैं वही अपने अपने विभागों से संबंधित विधेयकों का निर्माण करते हैं। फिर उन विधेयकों को प्रारूप निश्चित होने के बाद जब मंत्रिमंडल उन्हें स्वीकृत कर देता है तो वही मंत्री उन्हें फिर प्रस्तुत करते हैं संसद के समक्ष। फिर संसद में बहस का उत्तर देते हैं और अपने राजनीतिक दल का चूँकि बहुमत होता है इसलिए उसको पारित करवाते हैं। तो हमने देखा कि मंत्रिमंडल न केवल कानूनों को लागू करता है बल्कि कानून निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा संसद का सत्र बुलाना हो, अधिवेशन बुलाना हो, संसद का अधिवेशन स्थगित करना हो, तो ये कार्य हालांकि सम्राट करता है, लेकिन सम्राट ये कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है।
यहाँ तक कि अगर लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का विघटन भी करना है तो वो भी सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। इसके अलावा जब संसद का अधिवेशन आरंभ होता है तो सम्राट जो अभिभाषण पढ़ता है वो अभिभाषण भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल ही तैयार करवाता है। मंत्रिमंडल इतने ज़्यादा विधायी कार्य करता है कि एक लेखक ने तो इसे लघु विधायिका तक कहा है, लिटिल लेजिस्लेटिव तक की संज्ञा दी है। अगर हम ओग और जिंक के शब्दों में कहें तो व्यवस्थापन में मंत्रिमंडल का प्रभुत्व इतना अधिक है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में विधि निर्माण संसद द्वारा नहीं बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा संसद के परामर्श और सहमति से होता है। तो हमने देखा कि व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों में भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा वित्तीय कार्य भी किए जाते हैं। जो बजट का निर्माण होता है वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो महत्वपूर्ण मंत्री होता है, वित्त मंत्री, उसके द्वारा किया जाता है। फिर वही इसको लोक सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। किसी भी कर या अनुदान में कोई कटौती करनी हो तो मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं हो सकती। और जब फिर बजट पारित हो जाता है तो उसके बाद जो खर्च है वो खर्चा भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, उसके विभिन्न विभागों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए वित्तीय कार्यों की जो व्यापकता है और वित्तीय शक्तियों के संबंध में मंत्रिमंडल को जो शक्ति है उसके संबंध में ब्रिटिश विद्वान मुनरो ने सही कहा है, यदि मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद सदन में भेजे बिना ब्रिटिश बजट को लागू कर दिया जाए तो इसके अंतिम आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। यानी बजट अंततः वही होता है जो कि पहले ही वहाँ के वित्त मंत्री ने निर्धारित कर दिया है। संसद उसके ऊपर सिर्फ हाँ करती है, इससे ज़्यादा कार्य नहीं करती। अगर हम वित्तीय कार्यों के संबंध में देखें तो हमने ये देखा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जो वित्तीय शक्तियां हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति तो वित्त के लिए वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की कांग्रेस पे निर्भर करता है। कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता राष्ट्रपति का, वो सिर्फ अमेरिकन राष्ट्रपति बजट का निर्माण करता है, उसके बाद सारा कार्य है वो वहाँ की कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अन्य कार्य भी हैं जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के परामर्श से ही जो वहाँ का सम्राट है वो उपाधियों का वितरण करता है। विभिन्न नियुक्तियां जो ब्रिटिश सम्राट करता है राजदूतों की या अन्य उच्च पदाधिकारियों की, वो नियुक्तियां भी सम्राट ब्रिटिश मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। और यहाँ तक कि महत्वपूर्ण न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं वो भी सम्राट है वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो पदाधिकारी है लॉर्ड चांसलर उससे पूछ कर करता है। इस प्रकार हमने देखा कि वास्तव में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य बहुत व्यापक है। इसलिए जो हॉल्डेन समिति ने कहा था कि मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन तंत्र का मुख्य आधार है, ये सही प्रतीत होता है। अगले वीडियो में हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ और मुद्दों पे चर्चा करेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो अपना कॉलेज
गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।